इस क्लास से हम एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम मान के चलता हूं कि आपने पार्टनरशिप वाली बुक और कंपनी अकाउंट्स वाली बुक पूरी कर ली होगी, कंप्लीट कर ली होगी। उसमें से भी कंपनी अकाउंट के अंदर हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर के अंदर यूनिट नंबर 10 जो मैंने आपको करवानी है वो एनालिसिस वाली बुक यानी थर्ड बुक से कनेक्टेड है, रिलेट करती है, इसलिए मैंने वहां पे वो नहीं करवाई थी। साथ ही मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर कलेक्टर सिक्योरिटी वाला पॉइंट था, वो भी मैंने अभी यहीं पे डिस्कस करना है क्योंकि वो एनालिसिस वाले पार्ट से कनेक्टेड है। तो एनालिसिस वाले चैप्टर के साथ साथ ही मैं वो वाले पॉइंट्स भी कवर कर दूंगा आपके। अब बात ये आती है कि हम एनालिसिस वाला पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं। हमारे 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग आप जानते हो और मैं कुछ अलग से कुछ नहीं बता रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग तो वही रहनी है जो आपने +1 क्लास में पढ़ी थी, कुछ अलग थोड़ी ना मिलेगी यहाँ पे। लेकिन एनालिसिस वाली बुक जो है अलग से बनाई है और सिर्फ कंपनीज के लिए ही है एक हिसाब से। हालांकि ये नहीं है कि ये सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म में इसकी कुछ चीजें एप्लीकेबल नहीं होती, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर भी हम ये बुक जो पढ़ रहे हैं स्पेशली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस चैप्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे अगर 11th क्लास में लेके जाऊं तो वहां पे आपने मेरे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आपने मेरे से पढ़ा था तो वहां पे आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। किस पर्पस के लिए? प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए। फिर आपने बैलेंस शीट बनाई थी किस पर्पस के लिए? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। इसके लिए सेम प्रोसीजर कंपनी के अंदर भी है, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस क्या मिलेंगे, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा तो कंपनी एक्ट ने थोड़े फॉर्मेट में चेंज कर दिया। फॉर्मेट में चेंज क्या किया? जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले पढ़ते थे उसमें आपका जो फॉर्मेट था वो हॉरिजॉन्टल था, मतलब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते थे। अब आप वर्टिकल फॉर्म के अंदर बनाएंगे। अब बात आती है वर्टिकल फॉर्म के अंदर बनाएंगे, उसके ऊपर तो मैं अभी आगे बात करता हूं। लेकिन इस क्लास में ये बात करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है तो आप कहेंगे एक तो पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल और एक बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन कंपनी के केस में सेक्शन 2 क्लोज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट कुछ और ही बोलता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ आपके पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं, इसके अलावा कुछ और भी आएगा। और वो क्या आएगा वो सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंदर बता रखा है। मैं एक बार उसी के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें बेसिक से करवा रहा हूं जो आपसे आपके सिलेबस से रिलेट बेशक नहीं करती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको कॉमन उसकी बात थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको आगे काम भी आए। अब ध्यान से सुने, देखो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बता रखी है उसके सेक्शन 2 के क्लोज 40 के अंदर बता रखा है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो बैलेंस शीट आती है जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप कहेंगे वहां पे तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, वो पुराना नाम है, अब मॉडर्न नेम है मान लो, क्योंकि कंपनी के केस में आपको स्टेटमेंट बनानी है। चलो अगर आप मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो एक बार बात एक और भी कर ली जाए, अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क है। अगर मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या मैं बोलूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें फर्क यही है कि आपके अकाउंट के अंदर टू एंड बाय का यूज होता है, डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाय, जबकि स्टेटमेंट में टू बाय का यूज नहीं होता। आप वर्टिकल फॉर्मेट बनाएंगे तो ऊपर इनकम सबसे पहले, फिर इनकम का टोटल करेंगे, फिर उसमें से एक्सपेंस का टोटल करेंगे, वो लेस करेंगे इनकम में से। तो यहां पे टू बाय का यूज नहीं होता जब आप स्टेटमेंट बना रहे हैं तो, जबकि अकाउंट में टू और बाय का यूज होता है। सेम देखो तरीका वही है, वही चीजें करनी है, बस अब आप उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में करेंगे बस। ठीक है, तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बात और कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी है। अब बात ये आती है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, आपके सिलेबस का भी पार्ट है, आपकी एनालिसिस वाले बुक में लास्ट चैप्टर यही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है। बात ये करनी है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो आपने बनानी है, अगर मैं आपसे पूछूं इसके नाम से चेक करके देखिए, कैश का फ्लो, जो कैश आया या गया उसकी स्टेटमेंट तैयार करनी है। क्या ये काम आपने 11th क्लास में नहीं किया? क्या आपने किया है 11th क्लास में? कब किया? जब आपने कैश बुक बनाई, कैश बुक के डेबिट साइड में रिसिप्ट,
क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते थे, तो वहां पे भी तो आपकी कैश का फ्लो पता लग रहा था, बिल्कुल पता लग रहा था। लेकिन फिर ये अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, ये आपकी कैश बुक की तरह नहीं है। कैश बुक आपकी हर तरीके की एक्टिविटी से कैश बताती थी कि आया या गया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, आपकी 3 एक्टिविटी होती है बेसिकली बिजनेस की। एक बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी से आपका कितना कैश आया और गया अलग अलग बताती है, वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे तो आप एक एनपीओ चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, जो आपके 12th क्लास के सिलेबस में ही है। एनपीओ चैप्टर के अंदर भी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, वो भी तो कैश बुक की तरह ही था। तो तब अब ऐसा क्वेश्चन तो ये भी राइज होता है कि फिर इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? बात यही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको तीनों एक्टिविटी से अलग अलग कितना कैश आया या गया वो बताती है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक आपको सभी एग्रीगेट मतलब टोटल कर दिया जाता है कि कितनी रिसिप्ट हुई, कितनी पेमेंट हुई और टोटल कितना बचा, ये बताती है। ठीक है, दूसरी बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक में भी डिफरेंस है। हालांकि एनपीओ की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है वो ईयर एंड पे इकट्ठा आपके 12 महीनों की जितनी रिसिप्ट है और जितनी पेमेंट है उसका टोटल करता है, जबकि कैश बुक आपका मंथली बनता है, हर महीने की अलग अलग कैश बुक होती है, ये फर्क है। तो मैंने आपको क्या बोला, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, आपकी इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्योंकि आप कंपनी पढ़ के आए हैं तो वहां पे इक्विटी वर्ड आता था। इक्विटी का मतलब क्या है? आप इक्विटी का मतलब यही बोल सकते हैं कि शेयर कैपिटल, जो हमारे बिजनेस के एक्चुअल मालिक होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी शेयर्स वालों का टोटल पैसे की बात हो रही है, मतलब शेयर होल्डर फंड के हिसाब से शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है, उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है। अब बात यह आती है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है, क्या ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल होती है? नहीं, कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ स्पेसिफाइड है, आपको इसके लिए कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वहां पे आपको बात पता लगेगी। कुछ एएस की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में सोकी बोल देते हैं, SOCE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिफ्थ बात, उसके अलावा एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हैं। मैं आपको एक चीज बोलूं, आप बैलेंस शीट के अंदर ना, पता क्या है, डेबिट्स मतलब सॉरी एसेट साइड के अंदर ये लिख देते थे सन्ड्री डेटर्स बोल देते थे। अब सन्ड्री डेटर्स में कम से कम 1000 लोग हैं ऐसे जिनसे हमने पैसा लेना है। क्या सारों के आप नाम बैलेंस शीट में लिखते हैं? क्या नहीं लिखते। अब इतनी बैलेंस शीट को इतना बड़ा थोड़ी ना कर देंगे, 1000 लोगों से पैसा लेना है तो बैलेंस शीट को इतना बड़ा थोड़ी ना कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो आप जो बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ वर्ड यूज करते हैं सन्ड्री डेटर्स। अब मान लो सन्ड्री डेटर्स से आपने टोटल मिला के 10 लाख लेने हैं, वो बंदे थे 1000, ठीक है। अगर मान लो कोई एक पर्सन जो आपकी बैलेंस शीट, पीएनएल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, उसका कुछ इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो वो देखना चाहेगा कि इन्होंने किस किस लोगों से पैसे लेने हैं, कहीं झूठे तो नहीं दिखा रखे, हो सकता है वो चेक करना चाहते हो, तो वो डिटेल मांगेंगे ना, हाँ भाई बताओ किस किस लोगों से पैसा लेना है। तो अलग से कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी होते हैं, कुछ एनेक्सर्स होते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन कर रखा हो जो बिजनेस की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं बिजनेस में, कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो एएस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, या एनेक्सर जिसको मैं बोल रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स वगैरह को की पूरी डिटेलिंग जो होना, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल नेम लिखना। तो ये सारे के सारों को हम कंबाइन क्या बोल देते हैं, चाहे डिस्क्लोजर्स हो गया, चाहे एक्सप्लेनेटरी नोट्स हो गया, चाहे एनेक्सर्स हो गया, हम सारों को एक ही वर्ड बोल देते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, तो ये 5 चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। कौन कौन सी? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, वो स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आपने ये कि ये क्या होती हैं, वैसे तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के 3 सेक्शन है। सेक्शन 2 क्लोज 62 किसके बारे में? 1 पर्सन कंपनी के बारे में। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूं 1 पर्सन कंपनी का मतलब अकेला पर्सन भी कंपनी बना सकता है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। लेकिन 1 पर्सन कंपनी वाले को कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट कर दिया। एक बात खुद सोच के देखिए ना, क्यों किया होगा? अगर मैं 1 पर्सन कंपनी के केस में बात करूं, अकेला पर्सन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तब बनती है जब फ्रॉड होने के चांस हो, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स
डायरेक्टर से लगता हो कि शेयर होल्डर को लगता हो कि डायरेक्टर फ्रॉड कर सकते हैं, कैश को छुपा सकते हैं, या एक शेयर होल्डर को दूसरे शेयर होल्डर से लगता हो सकता है दूसरा शेयर होल्डर एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा हो बिजनेस में। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वहां पे जरूरत थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्योंकि बहुत से लोग बिजनेस में काम कर रहे थे, तो वहां पे फ्रॉड होने के चांस है कैश के। लेकिन जब अकेला पर्सन ही है, वन पर्सन है, उसी ने कंपनी बना रखी है, तो किसका काय का फ्रॉड, अपने लिए कमा रहा है सब कुछ, तो वहां पे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हालांकि हो सकता है और भी रिक्वायरमेंट्स और भी कुछ रीजंस होंगे जिस कारण से वन पर्सन कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो सॉलिड रीजन है जो मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद स्मॉल कंपनी जैसे स्टार्टअप टाइप, जो नया बिजनेस स्टार्ट होता है या जिसके पास पैसा कम लगा होता है, जिसके पास पूंजी कम हुई होती है, लेकिन वो बिजनेस अपना करना चाहते हैं, वो अपनी कंपनी बनाते हैं, तो वो सेक्शन 2 क्लोज 85 में है, इसको भी रिक्वायरमेंट से अलग कर दिया, तो तुम्हें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा है डोरमेंट कंपनी। ये डोरमेंट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 455 के अंदर बता रखा है कंपनीज एक्ट में कि होता क्या है कि ना कई बार ना कई कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं करती आरओसी के पास, या अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती। रिटर्न में भी सारी यही डिटेलिंग ही होती है कि हमने क्या कमाया, क्या किया, कैसे मीटिंग में क्या कुछ हुआ, वो सारी की सारी डिटेलिंग देना, मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होगी, वो सब कुछ। तो एनुअल रिटर्न उन्होंने फाइल नहीं करी, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी कम से कम 2 साल के लिए, तो क्या होता है, उसको डोरमेंट कंपनी घोषित कर दिया जाता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसको भी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट कर दिया गया। मतलब आपकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट इन तीनों कंपनीज के लिए नहीं है। आपको और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मुझे अपना ये कंसेप्ट बताना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंदर आपकी ये सारी चीजें आती हैं। ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर होती हैं। अभी तक हमने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो आपने फॉर्मेट फॉलो करना है एज पर कंपनीज एक्ट, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो आपको पता ही है ऑलरेडी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंदर होता है ये, ठीक है। और 5 आइटम्स होती हैं जिनको हमें इंक्लूड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके अंदर अब मैं बात कर रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सोर्स क्या है कंपनीज एक्ट में, कहां पे हमें ये पता लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो एक बात ध्यान से समझना, देखो कंपनीज एक्ट के अंदर ना टोटल मिला के 470 सेक्शंस हैं, जो कभी कंपनीज एक्ट 1956 में 600 प्लस हुआ करते थे, वो सेक्शंस रिड्यूस हुए, ठीक है, और वो सेक्शन 470 हो गए, जिसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जो उनके लॉ के अकॉर्डिंग जो भी बातें होनी चाहिए वो लिखी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा कंपनीज एक्ट के अंदर 7 शेड्यूल्स भी हैं, 7 शेड्यूल्स हैं कंपनीज एक्ट के। इससे पहले वाले कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर टोटल 15 शेड्यूल हुआ करते थे, वो घट के कितने हो गए, 7 हो गए। इस शेड्यूल्स के अंदर कुछ फॉर्मेट है, जैसे मैं अगर आपको बात करूं, शेड्यूल 1 किसका है, जिसमें एओए और एमओए की बात होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म्स वगैरह की बात होती है। शेड्यूल 2 किसका है, हमारे डेप्रिसिएशन का, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, अब आप कहेंगे डेप्रिसिएशन के तो हमारे को रेट गिवन होते हैं क्वेश्चन में, नहीं, कंपनीज एक्ट ने अपना रूल बता रखा है कि डेप्रिसिएशन की क्या रेट्स रहेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल 3 भी है। शेड्यूल 3 किसका है, शेड्यूल 3 हमारा इसी क्या है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, ऐसे आपका 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, जैसे 7 शायद CSR का है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। एक 4 या 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हैं। तो आपके टोटल 7 शेड्यूल हैं। आपको इसमें शेड्यूल 3 के ऊपर बात समझनी है सिर्फ, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अब बात आती है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कि आपको +1 की तरह पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉलो करके, मतलब पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर नेट प्रॉफिट निकाला, फिर उस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया, फिर आपकी टोटल कैपिटल आई आफ्टर नेट प्रॉफिट ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट के बाद, फिर आपको बैलेंस शीट का टोटल मैच करना है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी, आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए और उस फॉर्मेट को आपने याद करना है ओनली, बस आपका यही काम है। फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आइटम्स आती हैं, उसकी हेडिंग्स, फिर उसके बाद उसकी सब हेडिंग में क्या क्या है, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी।
अब आप बात को और ज्यादा डिटेल में समझे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि शेड्यूल 3 के अंदर आपके फॉर्मेट पे बात हुई और आपको सिर्फ उसके फॉर्मेट को, उसके नोट्स टू अकाउंट्स को पढ़ना है। अभी मैं नोट्स टू अकाउंट्स पे भी बात करूंगा क्योंकि अब बात इसी पे करनी है, ठीक है। तो हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग, फिर ये सारा कुछ किसके अंदर, उसके बाद क्या होंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा अभी। लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ आपको यही तो बोला कि फॉर्मेट बनाना है, आपको ये तो नहीं कहा कि नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, बैलेंस शीट बना के दिखाओ। लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड होता है। ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 40 ने बताया, ठीक है। ये शेड्यूल 3 ने ये थोड़ी ना कहा है। शेड्यूल 3 ने तो कहा है कि हम आपको सिर्फ फॉर्मेट ऑफ किसका दे रहे हैं, बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, बस ये दो फॉर्मेट आपको दे रहे हैं। लेकिन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको सेक्शन 2 क्लोज 40 ने बताया कंपनीज एक्ट के। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो आपको कंप्लीट बनानी है, उसका कोई फॉर्मेट याद नहीं करना, जबकि आपको इसका सिर्फ फॉर्मेट याद करना है और उसके नोट्स टू अकाउंट्स की आइटम याद करनी है। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे फर्दर बात करता हूं। देखो आप यहां पे ये फॉर्मेट जब समझ रहे हैं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा 11 से रिलेट कर सकते हैं। बस फॉर्मेट में चेंज है, बातें तो वही है, बस आपके ऊपर एक रूल एप्लीकेबल हो गया। वहां पे रूल नहीं था ना, अब अपनी मर्जी से कुछ चीज जहां पे लिखना चाहे वहीं पे लिख देते थे, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं बात करता हूं इसी फॉर्मेट के ऊपर। अब ध्यान से समझना, देखो मैंने ना पहले ही बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये आपका फर्स्ट पेज है यहां तक, ये आपका सेकंड पेज है, ठीक है। देखो आपकी बैलेंस शीट में अभी मैं, क्योंकि आपको क्या करवा रहा हूं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और भी बता दूं जो मिस हो गई है, ध्यान दे रही मुझे बात करनी। देखो एक बात और भी है, फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं। आपके शेड्यूल 3 के अंदर ना 3 डिविजन्स हैं, 3 डिविजन्स हैं। पहली डिवीजन जो है वो उन कंपनीज के लिए है जो एएस को फॉलो करती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। क्या सभी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं? कम से कम स्टैंडर्ड तो फॉलो करने हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या इसके अलावा कोई और भी स्टैंडर्ड है, वो उसके ऊपर बात हो रही है। अब तो स्टैंडर्ड तो सभी ने फॉलो करने हैं, सभी कंपनीज ने, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं वो डिवीजन 1 में कवर होती हैं। फिर एक डिवीजन 2 भी है। डिवीजन 2 उनके लिए है, उन कंपनीज के लिए जिन्हें इंड एएस फॉलो करने पड़ते हैं। अब बात आती है इंड एएस क्या आ गया। देखो इंड एएस पता क्या है, आपके ना जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है ना, कंपनीज के केस में बात करो तो बिजनेस के लेवल ना बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। टर्नओवर के मामले में बोले, प्रॉफिट के मामले में बोले, उनकी ट्रांजैक्शंस के मामले में बोले, उनकी जो फॉरेन अफेयर्स भी चल रहे हैं, मतलब वो फॉरेन से भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां से चाहे लोन लेते हैं, चाहे वहां से उनको फंडिंग होती है, चाहे वहां से उनका बिजनेस चलता है, बिजनेस ऑपरेशन होता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इतना सारा कुछ जब आपका ग्लोबली होने लग जाए सब कुछ, तो वहां पे एक बात है, क्या हर एक कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेम रहेगा? मुश्किल है। क्या हर एक कंट्री के अपने अकाउंटिंग रूल्स नहीं होंगे? क्या जो इंडिया फॉलो कर रहा है वही वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज भी रूल्स को फॉलो कर रही हैं? क्या सबके अपने अपने रूल्स हैं? सबके अगर अपने अपने रूल्स हैं तो जब कंपनी छोटे लेवल की है जो इंडिया में ही काम कर रही है तब तो ठीक है जी, हमारे जो अपने स्टैंडर्ड्स बने हुए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको फॉलो करो, काम चल जाएगा। और यही आपके सिलेबस में है। ये किसके अंदर कवर है? डिवीजन 1 में। मतलब हमारा जो बिजनेस है इंडिया से बाहर एक्सटेंड नहीं हुआ, ना ही हमें उस लेवल पे जाने की अभी लगता है, चांसेस है, या हमें जरूरत लगती है। जब होगा तब हम एएस से इंड एएस में कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है। अब बात क्या है कि इंड एएस क्या होते हैं? देखो बात यह है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने बना रखे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, उन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग उसको अब आईएएसबी भी बोल देते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड,
ठीक है, इन्होंने बना रखे हैं IFRS, इन्होंने कुछ पुराने IAS भी बना रखे हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब इनकी तरफ से ना IAS भी इशू हुए हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि ना जब इनका नाम कमेटी था ना, अब आप कहेंगे क्या कॉम्प्लेक्स चीजें बता रहे हो, ध्यान से सुनना, सिर्फ थोड़ी सी बात है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे अपने काम पे आना है, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी सी नॉलेज भी देनी है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी हुआ करती थी पहले, 1973-4 की बात करें तब, तो उस टाइम ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए थे इन्होंने, लेकिन यही बाद में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बन गया। इन्होंने IAS, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने इशू किए थे ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको डिलीट नहीं किया, उनको चलने दिया, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी से जब ये बोर्ड बन गया तो इन्होंने अपने लेवल पे और भी स्टैंडर्ड्स इशू करे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब आज के सिनारियो में IASB मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या कर रहा है, एक तो IAS को फॉलो कर रहा है, IAS को चला रहा है, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड मतलब IFRS को चला रहा है, एक IFRS एक IAS, इन दोनों को चला रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है, ये इंटरनेशनली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसकी बहुत सारी कंट्रीज मेंबर है ना, इसकी बहुत सारी कंट्रीज मेंबर है, इंडिया भी उसमें मेंबर है। इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे बिहाफ पे, हमारी कंट्री के बिहाफ पे, किसके, स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर, जो मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसका एक क्या है, ये मेंबर है, क्या, ICAI। ऐसे हर कंट्री का है अपना। अब बात ये आती है, जब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं या IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, क्या इंडिया को या वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज को इन्हीं को ही कॉपी कर लेना, मतलब इन्हीं को ही अप्लाई कर लेना चाहिए? अगर आप इंटरनेशनली ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, इंटरनेशनली फंडिंग हो रही है, आपको लोन किया कहीं से भी, आप किसी बाहर वाली कंट्री को दे रहे हैं, क्योंकि ये तो पक्का है, अगर मेरी ट्रांजेक्शंस इंडिया वाले की ट्रांजेक्शन ऑस्ट्रेलिया में हो रही है तो उनके अपने रूल्स हैं, क्या हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लगाने लेने चाहिए, अपने ऊपर अप्लाई कर लेने चाहिए कि नहीं? यस, करने चाहिए, क्योंकि अगर सारा का सारा कॉमन हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम आती है उसके बाद, इंडिया जो है ना वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल एज इट इज इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, एज इट इज अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना इंडिया का अपना एक कल्चर है, इंडिया के बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को एकदम से बिल्कुल एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उन्हें उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड अपना भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें से डिलीट करना पड़ेगा। क्या आप ऐसे कहोगे कि हम IFRS को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ डिलीट कर दिया, फिर वो IFRS कहां के रहेगा? इसीलिए इंडिया ने ना उसको अडॉप्ट नहीं किया, एक और टर्म यूज होती है, अडॉप्ट नहीं किया, उसके साथ कन्वर्ज कर लिया। कन्वर्ज का मतलब उसके इक्वल आने की कोशिश कर ली, और उसके इक्वल आने की कोशिश में ही ना IFRS को तो लिया नहीं, उन्होंने अपने ही स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए, जिसको क्या बोल दिया, इंड AS। ये इंड AS अपने आप में क्या है, इंड AS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की कॉपी ही है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस को देखते हुए, कि मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कुछ उसमें ऐड किया, कुछ डिलीट किया, क्योंकि इंडिया का अपना कल्चर है, अपने सिनारियोज हैं, अपनी ट्रांजेक्शंस के तरीके हैं, तो इस कारण से। अब बात आती है कि जो भी कंपनी ग्लोबली काम कर रही है, बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो इंडियन जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब इंड AS हो जाएंगे। एक हिसाब से डिवीजन 2 जो है इंटरनेशनल, एक हिसाब से फॉर्मेट मिल गया आपको P&L बैलेंस शीट बनाने का, और हमने क्या किया, उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको कन्वर्ज कर लिया। कन्वर्ज का मतलब लगभग उसके बराबर आने की कोशिश की। ठीक है, तो AS क्या है, एक हिसाब से छोटी कंपनी के लिए है जो इंडियन लेवल पे ही काम कर रही है। इंडियस क्या है, ये बड़ी कंपनीज के लिए है जो फॉरेन में भी काम कर रही हैं, वहां से ऑपरेशन कर रही हैं। ठीक है, थर्ड एक डिवीजन 3 भी है, डिवीजन 3 है फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए, जैसे बैंकिंग कंपनी, NBFC वगैरह, जो इंडियस को फॉलो कर रही है। इनके अपने इंडियस हो गए ना अलग से, इंडियस इनके लिए भी है, लेकिन नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए, ये किसके लिए, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए है। ठीक है, तो आपने ना तो ये पढ़ना है ना तो आपने ये पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी था कि ये है क्या। हम डिवीजन 1 पढ़ते हैं, डिवीजन 1 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन 1 में जी 2 पार्ट हैं,
एक पार्ट है आपका बैलेंस शीट का, सेकंड पार्ट है आपका पीएनएल का। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा था आपके साथ, किसके ऊपर बात कर रहा था मैं? सबसे पहले बैलेंस शीट के ऊपर। जो मैंने इस क्लास में आपको बताया ना, सिर्फ इस डिवीजन के ऊपर चर्चा की है और कुछ नहीं किया। अब मैं इसी को आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं, जो मैंने अपना आपको समझाना है।